नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 3 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है 7 आउट ऑफ 106 नेम्स सजेस्टेड एज एचसी जजेस क्लियर्ड सो फॉर सीजेआई। तो चलिए इसे पढ़ें। एचसी जजों के रूप में सुझाए गए 106 में से 7 नामों को अब तक मंजूरी मिली। सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शनिवार को कहा कि सरकार ने मई से अब तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अनुशंसित 106 नामों में से 7 को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम द्वारा मई से सरकार को सुझाए गए विभिन्न उच्च न्यायालयों के 9 नए मुख्य न्यायाधीशों से एक ने मंजूरी दी है। सीजेआई ने कहा, मई से मेरिट ने अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 106 न्यायाधीशों और 9 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश है। सरकार ने अब तक 106 न्यायाधीशों में से 7 और 9 मुख्य न्यायाधीशों में से एक को मंजूरी दे दी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार बाकी नामों को जल्द ही मंजूरी देगी। हालांकि सीजेआई ने टिप्पणी की कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू बाकी नामों को थोड़ी देर में संसाधित करने के लिए सहमत हो गए। सीजेआई ने कहा कि सरकार ने कुछ को मंजूरी दे दी है और कानून मंत्री ने कहा है कि बाकी चीजें थोड़े समय में 1 या 2 दिन में आने वाली हैं। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 6 सप्ताह के द पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। सीजेआई का भाषण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, श्री रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के जजों और कॉलेजियम के सदस्यों जस्टिस यू ललित और एएम खानविलकर की उपस्थिति में दिया गया। सीजेआई ने कहा कि नियुक्तियां जैसा कि वे सरकार की ओर से हुई हैं, कुछ हद तक उच्च न्यायालयों में लंबित मुद्दों का ध्यान रखेगी। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि मैं न्याय तक पहुंच और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार का सहयोग और समर्थन दोनों चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्र का प्रयास न्याय के झंडे को के सबसे दूर के कोने और सबसे कमजोर व्यक्ति तक ले जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि समावेशी विकास न्याय तक समान और समावेशी पहुंच के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। न्याय तक असमान पहुंच के कारण सामाजिक ताने बाने में अधिक अंतराल होता है। लंबित रिक्तियां और हजारों मामलों के ढेर के अलावा महामारी ने समाज में कुछ गहरी जड़ें जमा ली। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य देखभाल कमी, घर से बेदखली और अपने अगले भोजन के बारे में निश्चितता, ये सभी न्याय के अभाव में अति प्रवाह है। इसी के साथ ही समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है विक्रांत टू सेल आउट फॉर फेज 2 ट्रायल। चलिए इसे पढ़ें। विक्रांत दूसरे चरण के परीक्षणों के लिए रवाना होगा। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का पहला समुद्री परीक्षण बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है और दूसरे चरण के परीक्षण अक्टूबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। तीसरे चरण की योजना दिसंबर में है। अधिकारी ने कहा कि विक्रांत को अप्रैल में नौसेना में पहुंचाए जाने की उम्मीद है और अगस्त 2022 में चालू होने की संभावना है। अधिकारी ने यह भी कहा कि यह स्वतंत्रता के 75 साल के साथ ही होगा। साथ ही वाहक के विमानन परिसर पर काम चल रहा है, जिसके लिए एक रूसी टीम यहां उपलब्ध है। अधिकारी ने कहा कि एक बार वाहक के चालू हो जाने के बाद विमानन परीक्षण जारी रहेगा और वे नौसेना के साथ सेवा में मिग-29 जेट के साथ किए जाएंगे। अगस्त में पहले समुद्री परीक्षण के दौरान विक्रांत के प्रदर्शन, जिसमें हल, मुख्य प्रणोदन, बिजली उत्पादन और वितरण और सहायक उपकरण शामिल थे, का परीक्षण किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि परिणाम बेहद संतोषजनक थे और इंजन ने 100% प्रदर्शन दिखाया और मुझे कुछ जो मुद्दे दिखे उन्हें संबोधित किया जा रहा है। नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित विक्रांत में 73% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। महिला अधिकारियों के लिए अलग अलग आवास के साथ लगभग 1700 लोगों के दल की डिजाइन किए गए अधिसंरचना में 5 और 2300 से अधिक डिब्बों सहित 14 डेक हैं। अधिकारी ने कहा कि परीक्षण के दूसरे चरण में 2300 से अधिक डिब्बों में से प्रत्येक सहित पूरे आवास की पूरी तरह से जांच की जाएगी। नौसेना ने 2017 में 57 जुड़वां इंजन वाले वाहक जनित लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सूचना के अनुरोध RFI जारी किया था और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। जैसा कि द हिंदू ने पहले बताया था, संख्या को 57 से घटाकर 36 किया जाना एक अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है और संख्या को और कम किया जा सकता है, यह पता चला। तो इसी के साथ समाप्त। अगली न्यूज
न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स टू क्लियर रेट्रो ट्रैक मैच। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार रेट्रो ट्रैक की गड़बड़ी को दूर करने के लिए नए नियम अधिसूचित कर रही है। केयर्न और वोडाफोन जैसी फर्मों को भारत में पूर्वव्यापी कर मांगों पर विवाद करने के लिए न केवल सभी कानूनी कार्रवाई को वापस लेना होगा और लागत का दावा करने या भारतीय संपत्तियों को संलग्न करने के सभी अधिकारों को छोड़ना होगा, बल्कि अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई से लागत और देनदारियों पर सरकार को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी। भारत में स्थित संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पूर्वव्यापी कर विवादों को बंद करने के लिए मंच निर्धारित करते हुए केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को देर से आयकर अधिनियम के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया, ताकि प्रभावित करदाताओं द्वारा इन लंबे समय तक निपटाने के लिए प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया जा सके। नया आयकर 31वां संशोधन नियम 2021 भारत में स्थित संपत्तियों के 28 मई 2012 से पहले अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित एक नया हिस्सा पेश करता है और सभी इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपक्रमों के लिए शर्तों और प्रारूपों को निर्धारित करता है। पक्षकारों को अपने कर विवादों को निपटाने के लिए विभाग को ऐसा कहा गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया चाइना टॉक्स नेक्स्ट वीक आर्मी। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत चीन की वार्ता अगले सप्ताह। सेना प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने शनिवार को कहा कि भारत और चीन के बीच अगले सप्ताह कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 13वां दौर हो सकता है, जिसका उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करना है। हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में विघटन के लिए एक योजना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनरल नरवणे ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि वार्ता अब 1 साल से अधिक समय से चल रही है। हमें उम्मीद है कि 13वें दौर की वार्ता बहुत जल्द होगी, शायद अगले सप्ताह यानी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का है इंडियन डेमोक्रेसी लेस इंक्लूसिव टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र आज कम समावेशी। एक सफल विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की सबसे अच्छी उम्मीद दोहरे अंकों में बढ़ रही अर्थव्यवस्था और कम ध्रुवीकृत लोकतंत्र है। जैसा कि वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों और विश्लेषकों ने एक नए पेपर में कहा कि जो चेतावनी देते हैं कि जीडीपी के आंकड़े गिरने के कारण विकास मॉडल संदेह में है। पेपर इंडिया पाथ टू पावर स्ट्रेटेजी इन अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट शनिवार को दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा जारी किया गया था और आंतरिक और बाहरी खतरों, पड़ोसी पहले नीति चुनौतियों और चिंताओं पर आधारित है। एक संभावित यूएस चीन संघर्ष में स्थिति जो वे कहते हैं कि अब पहले की तुलना में अधिक होने की संभावना है और अगले दशक में ताइवान की घटनाओं से शुरू हो सके है। यह पेपर भारत के संरक्षणवादी आर्थिक रुख और जलवायु परिवर्तन और साइबर नीतियों की भी आलोचना करता है और नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लोकतंत्र की स्थिति पर भी विस्तृत आलोचना करता है, जिसे सत्तारूढ़ दल से कुछ क्रिया मिलने की संभावना है। इस बात की चिंता है कि भारतीय लोकतंत्र जातीय बहुसंख्यकवाद, ध्रुवीकरण और विभाजन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सत्ता के लिए भारत का मार्ग की शुरुआत में ऐसा लिखा गया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, भारत का जीवन चुनावी लोकतंत्र सत्ता के लिए बिना किसी रोक टोक की प्रतियोगिता में बदल रहा है। भारतीय लोकतंत्र आज अपने इतिहास के किसी भी बिंदु की तुलना में कम समावेशी लगता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देश नीति घरेलू राजनीतिक द्वारा संचालित की जा रही है और वैचारिक कारण जिनका पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ संबंधों पर विकृत प्रभाव पड़ा है। गौरतलब है कि अखबार के कुछ लेखक एक सूची जिसमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, जलवायु परिवर्तन और परमाणु मुद्दों पर पूर्व विशेष दूत श्याम सरन, शिक्षाविद सुनील खिलनानी और श्रीनाथ राघवन और विश्लेषकों यामिनी अय्यर, नितिन पई और अजित रानाडे ने 2012 में नॉन अलाइनमेंट 2.0 नामक एक समान कार्य प्रस्तुत किया था, जिसने पिछली यूपीए सरकार की विदेश और सुरक्षा नीति के लिए नुस्खे भी बनाए थे। श्री मेनन और श्री सरन दोनों उस समय कार्यालय में थे और श्री सरन ने बाद में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिन्होंने गुट निरपेक्षता शब्द को रणनीतिक स्वायत्तता शब्द से
बदल दिया है, जो वर्तमान समय में अधिक मुद्रा धारण करता है। लेखक लिखते हैं कि वे एक दशक बाद अपने नीतिगत नुस्खे को अद्यतन करना चाहते थे, जो दुनिया को बदलने वाले प्रमुख विकास के कारण थे, और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा व्यवस्था। पेपर अपने पड़ोस में भारत के लिए अधिक सुरक्षा व्यवस्था की भविष्यवाणी करता है, जो भारत प्रशांत के निकट है, जो अमेरिकी चीन संघर्ष का रंगमंच बनने की संभावना है। साथ ही साथ अतीत की तुलना में चीन हस्तक्षेप करने की इच्छा के कारण भारत के पड़ोसियों घरेलू राजनीति वर्तमान से हटकर लेखक पाकिस्तान के साथ जुड़ाव की वकालत करते हैं। मोदी सरकार से पाकिस्तान को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की अनुमति देने का आह्वान करते हैं, जो भारत ने 2016 से भाग लेने से इनकार कर दिया। यह भी संदर्भित करता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ साथ रूस चीन के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के साथ क्वाड साझेदारी में भारत सदस्यता रणनीतिक स्वायत्तता सिद्धांतों को लागू करने के लिए उपयोगी मंचों के रूप में है। 2020 के बाद से LAC पर चीनी अतिक्रमण और गलवान में भारतीय सैनिकों की हत्या के विषय पर लेखक, जिनमें से कुछ ने चीन के साथ पिछले सीमा संकट से निपटा है, का कहना है कि नीति अब एक जीवित वास्तव पर रिसेट हो चाहिए। सीमा और विरोध राजनीतिक संबंधों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कि चीन चुनौती, जिसमें तवांग, देपसांग और सिलगुड़ी कॉरिडोर जैसे LAC पर विभिन्न बिंदुओं पर बैठ शामिल है, भारत की प्रमुख सुरक्षा खतरा होगी, और कई उपायों की सलाह देते हैं, जिनमें संबंधों का विस्तार करना होगा, जिसमें क्वाड में रूस, तुर्की और ईरान को भी सम्मिलित करना पड़ सकता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फ्यूचर प्रूफिंग लंगा मंगनियार हेरिटेज। चलिए इसे पढ़ते हैं। भविष्य को सुरक्षित रखने लंगा मंगनियार विरासत। थार क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और पारंपरिक ज्ञान का भंडार माने जाने वाले लंगा मंगनियार कलाकारों के गाथा गीत, लोकगीत और गीतों को प्रलेखन और डिजिटलीकरण के लिए एक पहल के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य इन समुदायों की तेजी से लुप्त हो रही कथा परंपराओं को बचाना है। प्रसिद्ध लोक गीतकार स्वर्गीय कोमल कोठारी और लेखक विजय दान देथा द्वारा स्थापित जोधपुर स्थित रूपायन संस्थान ने भारतीय अध्ययन संस्थान AIIS में आर्काइव्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर एथनोम्यूकोलॉजी द्वारा की गई पहल को समर्थन दिया है। लंगा और मंगनियार मुस्लिम संगीतकारों के वंशानुगत समुदाय हैं, जो लगातार पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में और पाकिस्तान के थार पारकार और सिंध में संघर जिलों में रहते हैं। प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लोक कलाकार हालांकि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसने भारत और विदेशों में उनके प्रदर्शन को रोक दिया और लोकप्रिय कला रूप के अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन गई। दो हाशिए के समुदायों का संगीत, जिन्हें स्वतंत्रता से पहले धनी जमींदारों और व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, थार रेगिस्तान की सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महामारी के अलावा इस महत्वपूर्ण विरासत को इन जिलों में संरक्षण में बदलाव और बढ़ते शहरीकरण को भी खतरा है। रूपायन संस्थान में एनालॉग रूप में लंगा मंगनियार प्रदर्शन 20,000 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग का संग्रह है। संस्थान के सचिव कुलदीप कोठारी ने शनिवार को द हिंदू को बताया कि 1980 से 2000 तक की रिकॉर्डिंग कई तरह के वीर गाथा गीत, रोमांटिक महाकाव्य कहानियां और सूफी आध्यात्मिक कहानियां शामिल हैं। प्रदर्शन मारवाड़ी, सिंधी, सराइकी, दत्ती और थरेली सहित कई भाषाओं में और बोलियों में है। परियोजना के हिस्से के रूप में रूपायन संस्थान में कैसेट संग्रह के डिजिटलीकरण के अलावा शोधकर्ता जयपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के दूर दराज के गाँव में लंगा और मंगनियार के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। श्री कोठारी ने कहा कि मौक परंपराओं के संरक्षण से स्थानीय समुदायों को दर्शकों के पोषण और रेगिस्तानी क्षेत्र के इतिहास की रक्षा के प्रयासों में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। उमर मारवी, हीर रांझा, सोहनी माहिवाल, मूमल राणा और सूरत राव कंगार जैसे दिग्गज प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती रोमांटिक कहानियों ने पारंपरिक रूप से दर्शकों को आकर्षित किया। AIIS के साथ सहयोग में हमारा जोर गाथा, कथा, वार्ताओं, कथाओं, महाकाव्यों और वार्ता रूप में संरक्षण पर है। रिकॉर्डिंग से प्राप्त सामग्री को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और युवा पीढ़ी के कलाकारों के शिक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। श्री कोठारी ने ऐसा कहा।
कहा। एक अन्य पहल में शफी मोहम्मद लंगा रूपायन संस्थान द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ फोक म्यूजिक में संगीतकार समुदायों के युवा वंचित लड़कों को शिक्षण दे रहे हैं। यह कहते हुए कि बच्चों को रागों की बारीकियों और उचित अभिव्यक्ति और उच्चारण के साथ प्रस्तुतिकरण सिखाया जा रहा है। श्री लंगा ने कहा, स्कूल धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान के लोक संगीत के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में उभरेगा। बाड़मेर के प्रसिद्ध गायक अनवर खान, जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ने कहा कि कलाकारों को अधिक समर्थन की आवश्यकता है क्योंकि वैश्विक प्रदर्शन को महामारी ने रोक दिया है। इसी के साथ समाप्त हो जाता है। न्यूज़ है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू एफडीए कैन बी सरपास्ड। चलिए इसे पढ़ते हैं। एफडीए के लिए बाधाओं को पार किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तेहान को विश्वास है कि भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते एफडीए के लिए रुकावटें जैसे कि डेयरी और कृषि क्षेत्रों पर दोनों पक्षों के लिए संवेदनशीलता को पार किया जा सकता है, क्योंकि वार्ता नए सिरे से शुरू होती है। दोनों देशों ने औपचारिक रूप से गुरुवार को एक एफडीए के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी। एक पूर्ण समझौते के लिए दिसंबर 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया और इस क्रिसमस तक एक प्रारंभिक फसल समझौते को सील करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि बदले हुए भू रणनीतिक माहौल और काम पर नई नजरें बदलाव ला सके। यह देखते हुए कि चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। श्री तेहान ने कहा, यह उनके लिए अपने व्यवहारिक संबंधों में विविधता लाने का एक कारण है, भले ही वे चीन के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भू रणनीतिक वातावरण ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को करीब आते देखा है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आर्थिक साझेदारी उस व्यापक ताकत से मेल खाती है। उन्होंने यह बताते हुए कहा कि पिछली वार्ता में मायावी परिणाम इस बार कितने मुश्किल साबित क्यों नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में समझौता और भागीदारी संभव है, जिससे दोनों देशों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय परिधान निर्माताओं द्वारा मेरिनो ऊन का उपयोग किया जा सकता है और वापस निर्यात किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म भारतीय कृषि क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और सेवाओं का समर्थन दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया भारत से अपनी वाहन पर आयात शुल्क कम करने के लिए कहेगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया की कुछ बढ़िया शराब उपलब्ध कराने में सक्षम होने से ज्यादा मुझे कुछ और क्या अद्भुत होगा यदि भारतीय अधिक किफायती मूल्य पर ऑस्ट्रेलियाई वाहन का थोड़ा और आनंद, और यह कुछ ऐसा होगा जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। श्री तेहान ने शुक्रवार को एक बातचीत में कहा, मैं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल के साथ ऑस्ट्रेलियाई शराब के बहुत अच्छे गिलास साथ एक एफडीए समापन का जश्न मनाने में सक्षम होना पसंद करूंगा। अगली न्यूज का टाइटल है, हाउ डिजिटल इज द न्यू पिल टू पेशेंट्स विद कोविड-19। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविड-19 के मरीजों के लिए कितनी फायदेमंद है नई गोली। कोविड-19 के लिए खोजी गई नई दवा मोलनुपिरवीर को लेकर इतना उत्साह आखिर क्यों है? तो आखिर आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। फार्मास्यूटिकल्स प्रमुख मर्क एंड रिजबैंक बायोथेरेप्यूटिक्स ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की कि तीसरे चरण के परीक्षणों के शुरुआत परिणामों से पता चलता है कि इसकी एंटीवायरल दवा मोलनुपिरवीर ने हल्के या मध्यम बीमारी वाले कोविड-19 रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को आधा कर दिया है। प्लेसबो परीक्षणों में हजारों लोगों पर एक दवा का परीक्षण शामिल है, जिसमें उनमें से कुछ को दवा मिलती है और कुछ जो प्लेसबो समूहों में हैं उन्हें नहीं मिलती। प्लेसिबो आर्म में 53 मरीज यानी कि 14% या तो अस्पताल में भर्ती थे या उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि दवा पाने वाले समूह में 28 मरीज यानी कि 7.3% अस्पताल में भर्ती थे या संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। 29 दिनों की निगरानी के बाद मोलनुपिरवीर प्राप्त करने वाले रोगियों में कोई मौत नहीं, जब प्लेसबो प्राप्त करने वाले लोगों में से 8 मौतें हो गई। कई प्रसिद्ध चिकित्सकों ने कहा है कि ये आशाजनक परिणाम है और जो विशेष रूप से उत्साहजनक है वह यह है कि मोलनुपिरवीर एक गोली है जो कि अन्य दवाओं के विपरीत है, जो कोविड-19 उपचार में उपयोग जाने वाली समान प्रभावकारिता के साथ हो, जिन्हें अंतःशिरा के रूप में प्रशासित करने की आवश्यकता हो।
प्रश्न है, क्या मोलनुपिरवीर कोविड-19 उपचार के लिए सफलता है? का उत्तर सुनिए। जबकि अस्पताल में भर्ती होने से बचने की दर आश्वस्त करने वाली है, मोलनुपिरवीर के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। पूर्ण चरण 3 परीक्षण डेटा लंबित हैं। एक सहकर्मी समीक्षा की गई मेडिकल जर्नल में एक प्रकाशन लिखा है जो परीक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से बताएगी, जो हर जगह चिकित्सकों और दवा अधिकारियों के बीच अधिक आत्मविश्वास को प्रेरित करेगी। कंपनी जल्द ही समीक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डेटा सबमिट करेगी, जिसके बाद दवा को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। अब तक दवा की सबसे बड़ी ताकत यह है इसे 5 दिनों के आहार के हिस्से के रूप में गोलियों के रूप में प्रशासित किया जा सकता है। दवा का अब तक केवल हल्के से मध्यम कोविड-19 के रोगियों में परीक्षण किया गया है। सकारात्मक परीक्षण के 5 दिनों के भीतर इलाज शुरू कर दिया गया था और कम से कम एक कारक था जिसने गंभीर बीमारी के लिए के जोखिम को बढ़ा दिया था। मोटापा, अधिक उम्र यानी कि 60 वर्ष के ऊपर, मधुमेह और हृदय रोग शामिल। एक सकारात्मक कारक यह है चरण 3 के परीक्षण के लिए भर्ती, जिसमें मूल रूप से दवा की शक्ति का परीक्षण करने के लिए 1500 रोगियों की परिकल्पना की गई थी, को एक स्वतंत्र डेटा निगरानी समिति द्वारा जल्दी रोक दिया गया था, क्योंकि डेटा इतना उत्साहजनक था कि दवा को अधिक व्यापक रूप से बनाने में देरी करना अनैतिक होगा। उपलब्ध 40% प्रतिभागियों में मौजूद वायरस के जीनोम को विशिष्ट प्रकार का पता लगाने के लिए अनुक्रमित किया गया था और मोलनुपिरवीर ने कथित तौर पर वायरल वेरिएंट गामा, डेल्टा और म्यू में लगातार प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है, मोलनुपिरवीर कैसे काम करता है? तो उत्तर सुनिए। मोलनुपिरवीर के लिए कंपनी का नाम ID2801 है। यहाँ पे यह दर्शाता है इसे एमोरी विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। अत्यधिक मांग वाले रेमडेसिविर सहित एंटीवायरल दवाएं उस प्रक्रिया को बाधित करके काम करते हैं के द्वारा वायरस दोहराता है। मोलनुपिरवीर के बारे में जब संस्कृत कोशिकाओं पर परीक्षण किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण एंजाइमों को बदल कर काम करता है, जो वायरस के लिए शरीर के मेजबान कोशिकाओं में प्रतिकृति शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। दवा के अगले कदम क्या हैं? संभवतः चरण 1 और 2 परीक्षणों के उत्साहजनक आंकड़ों के आधार पर मर्क ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में दवा का उत्पादन शुरू कर दिया है। ने कहा है 2020 के अंत तक 4 के 10 मिलियन पाठ्यक्रमों का उत्पादन कर उम्मीद है 2022 में अधिक खुराक का उत्पादन है। इस साल की शुरुआत में मर्क ने EA या US FDA से अनुमोदन पर मोलनुपिरवीर के लगभग 1.7 मिलियन पाठ्यक्रमों की आपूर्ति के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक खरीद समझौता किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि दवा के इलाज के लिए $700 यानी लगभग 50,000 रुपए खर्च हो सके। यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी से सस्ता है, जो अधिक प्रभावी होने के साथ साथ अधिक सम्मिलित उपचार है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। टाइटल है पैनल सेटअप टू इम्प्लीमेंट असम एकॉर्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। असम समझौते को लागू करने के लिए पैनल गठित। असम सरकार ने 1985 के असम समझौते के सभी खंडों के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार करने और जांच करने के लिए शनिवार को 8 सदस्यीय उप समिति का गठन किया। असम के राज्यपाल ने खंड 6 उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, खंड 7, खंड 9 और खंड पर विशेष जोर देने के साथ असम समझौते के सभी खंडों के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और जांच करने के लिए एक उप समिति का गठन करने की कृपा की है। असम समझौते विभाग के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त सचिव GD त्रिपाठी द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है। उप समिति को राज्य के सर्वांगीण विकास की क्षमता के अलावा नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर, बाढ़ और कटाव के मुद्दों, शहीदों के परिवारों और असम आंदोलन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और जांच करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है। उप समिति के सदस्यों में मंत्री अतुल बोरा, पीयूष हजारिका और अजंता नियोग, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ, इसके महासचिव शंकर ज्योति बरुआ और
AASU सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य, प्रकाश दास और उदीप ज्योति गोगोई हैं। सुजाता सुचिब्रता असम समझौता विभाग के कार्यान्वयन में उप सचिव उप समिति संयोजक होंगी, जो आगे की कार्रवाई के लिए 3 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। समझौते का खंड 6 समितियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों से संबंधित है। अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए 6 साल के असम आंदोलन के अंत का संकेत देने के लिए केंद्र में राजीव गांधी सरकार और AASU आसू नेतृत्व के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आई गॉट कोविशील्ड, आई हैव सर्वाइव्ड, UNGA चीफ। तो चलिए सुनते हैं। मुझे कोविशील्ड मिला, मैं बच गया। UNGA प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि उन्हें भारत में निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक मिली हैं, क्योंकि दुनिया भर के अन्य देशों का बड़ा हिस्सा है। टीकों पर यह एक बहुत ही तकनीक प्रश्न है जो आपने मुझसे पूछा है। मुझे भारत से कोविशील्ड मिला है, मुझे 2 खुराकें मिली हैं। मुझे नहीं पता कि कितने देश कहेंगे कि कोविशील्ड स्वीकार्य है या नहीं, लेकिन देशों के एक बड़े हिस्से को कोविशील्ड मिल गया है। श्री शाहिद ने 1 अक्टूबर को यहां अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वह एक सवाल का जवाब दे रहे थे, विभिन्न देशों द्वारा टीकों की मान्यता। उन्होंने बाद में हंसी के साथ कहा कि और मैं बच गया हूं, लेकिन किसी और को, एक चिकित्सा व्यक्ति को वह कॉल करने दो, मुझे नहीं। भारत ने अनुदान, वाणिज्यिक शिपमेंट और कोवाक्स सुविधा के माध्यम से लगभग 100 देशों को 66 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक का निर्यात किया है। मालदीव। श्री शाहिद का गृह देश जनवरी में भारत निर्मित टीके प्राप्त करने वाले देशों में से एक था, जब कोविशील्ड की 1 लाख खुराक माले को भेजी गई थी। यूके ने शुरू में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस फैसले की भारत की कड़ी आलोचना के बाद यूके ने 22 सितंबर को अपने दिशा निर्देशों में संशोधन किया और वैक्सीन को शामिल किया। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो वहां पे जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज का टाइटल है नॉन स्मोकर्स टू कैन गेट लंग कैंसर, कंज्यूमर कोर्ट टू इंश्योरर। चलिए इसे पढ़ते हैं। धूम्रपान ना करने वालों को भी हो सकता है फेफड़ों का कैंसर, कंज्यूमर कोर्ट ने बीमाकर्ता से कहा। यहाँ की एक उपभोक्ता अदालत, यहाँ की मतलब ये गुजरात की न्यूज़ है, तो यहाँ की एक अहमदाबाद से ये न्यूज़ आई है कि यहाँ की एक उपभोक्ता अदालत ने एक बीमा कंपनी को फेफड़ों के कैंसर के इलाज पर खर्च की गई राशि प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया है, क्योंकि बीमाकर्ता ने यह कहते हुए दावा का भुगतान करने से इनकार कर दिया था कि रोगी धूम्रपान का आदी था, जिसके कारण ये बीमारी हुई। अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि रोगी को धूम्रपान की लत के कारण फेफड़े के कैंसर हुए थे। इसके अलावा उपचार के कागजात पर एडिक्शन स्मोकिंग का उल्लेख किया गया था, जो कि बीमाकर्ता के लिए आधार नहीं बन सकता है। दावे को खारिज करें। यह भी कहा कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं वे भी फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं। बीमा कंपनी ने पॉलिसी धारक आलोक कुमार बनर्जी द्वारा अपने फेफड़े के एडेनोकार्सिनोमा या फेफड़ों के कैंसर के इलाज पर खर्च किए गए 93,297 रुपए के दावे को खारिज कर दिया था। इसे श्री बनर्जी की पत्नी स्मिता ने उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दी। अदालत ने कंपनी को आवेदन की तारीख से 7% ब्याज के साथ 93,297 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। तो इसके साथ ही समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है फिलीपीन प्रेसिडेंट ड्यूटेर्टे अनाउंसेस रिटायरमेंट। चलिए इसे पढ़ते हैं। फिलीपीन के राष्ट्रपति दुतर्ते ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की।
फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने शनिवार को कहा कि वह 2022 में उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दौड़ेंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संभावित रूप से उनकी बेटी के लिए देश के सर्वोच्च पद पर चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री दुतर्ते, जो चुनाव से पता चलता है लगभग उतना ही लोकप्रिय है जब वह 2016 में देश को ड्रग्स से छुटकारा दिलाने के वादे पर जीत के लिए बह गया था। संवैधानिक रूप से नेता के रूप में दूसरा कार्यकाल लेने से रोक दिया गया है। फिलिपिनो की भावना यह है कि मैं योग्य नहीं हूं और यह कानून का उल्लंघन करने के लिए संविधान का उल्लंघन होगा। संविधान की भावना उपराष्ट्रपति के लिए दौड़ने के लिए 76 वर्षीय श्री दुतर्ते ने कहा, आज मैं राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। सत्तावादी फायरब्रांड ने अगस्त में घोषित किया कि वह मई में देश में चुनाव के दूसरे सबसे ऊंचे पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। यह कदम आलोचकों ने कहा कि इस डर से प्रेरित था कि कार्यालय छोड़ने के बाद उन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाल ही में एक सर्वेक्षण में श्री दुतर्ते को पसंदीदा उपाध्यक्षों के बीच दूसरे स्थान पर वापस दिखाया गया। सोशल वेदर स्टेशनों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 60% फिलिपिनो ने नहीं सोचा था कि श्री दुतर्ते का उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़ना संविधान की भावना में था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है A tiny plant that can digest low density plastic sheet। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक छोटा पौधा जो कम घनत्व वाली प्लास्टिक शीट को पचा सकता है। मद्रास विश्वविद्यालय और चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज के शोधकर्ताओं ने एक शैवाल प्रजाति को अलग किया है जो प्लास्टिक शीट के बायोडिग्रेडेशन के एजेंट के रूप में वादा दिखाती है। यह एक प्रारंभिक अध्ययन है, इसे वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है और इसे उद्योग में लाने से पहले और अधिक शोध और विकास की आवश्यकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 56 लाख मीट्रिक टन है। भारत में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का केवल 60% ही एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किया गया था। अकेले महानगरों ने कुल कचरे का लगभग 30.2% योगदान दिया, जिसका नेतृत्व दिल्ली ने किया। उसके बाद चेन्नई, कोलकाता और मुंबई का स्थान रहा। प्लास्टिक कचरे से निपटान के लिए सामान्य साधनों में भस्मीकरण, भूमि भरना और पुनर्चक्रण शामिल हैं। इन विधियों की सीमाएं हैं और कभी-कभी ऐसे दुष्प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए शोधकर्ता बायोडिग्रेडेशन विधियों की तलाश में हैं जो सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल। इसी संदर्भ में वर्तमान अध्ययन का महत्व बढ़ जाता है। सामान्य शैवाल एपिफाइट। पहले के अध्ययनों में प्लास्टिक को नीचे दिखाने वाले जीवाणुओं प्रजातियों का अध्ययन किया गया है। वर्तमान अध्ययन यह माइक्रो एल्गा यूरोनियम अफ्रीकनम भोज द्वारा निभाई जाती है। यह सूक्ष्म शैवाल की एक प्रजाति है जो आमतौर पर अफ्रीका, एशिया और यूरोप पाई जाती है। बर्मा के रंगून यह एक एपीफाइट के रूप जाना जाता है जो खुद को अन्य शैवाल और पौधों से जोड़ता था। मद्रास विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग प्रोफेसर सियासी एलुमलाई और के स्नातक छात्र राज और दिनेश कुमार गुडसेकर कॉलेज पोस्ट डॉक्टरेट साथी राजेश खन्ना गोपाल साथ एक प्लास्टिक बैग पर आए जिसे निवेश किया गया था। जैसा कि बाद अध्ययन में पता चला, सूक्ष्म शैवाल की प्रजातियां। प्रोफेसर एलुमलाई कहते हैं, हमने हरे शानदार गाए गए प्रकाश संशक माइक्रो एल्गे और पानी के नों द्वारा उचित एक पॉलीथाइलीन कैरी बैग एकत्र किया। एक प्रकाश माइक्रोस्कोप तहत एकत्रित पॉलीएथाइलीन को देख पता चला यह माइक्रो ए द्वारा था। पॉलीथीन शीट की सतह पर विभिन्न आवर्धन पर घर्षण देखा गया था। नमूने चेन्नई में तारामणि रेलवे स्टेशन के पास कल्लुकुट्टई क्षेत्र एकत्र किए गए थे। जब शैवाल विकास बारी की जांच उन्होंने पाया कि एक प्रजाति पुरोनिमा अफेनम बोर्गे ने प्लास्टिया दिखाने का पाई। उन्हें सबसे पहले यह पहचानना था कि शैवाल प्रजाति का है और में उन्हें मद्रास कॉलेज चेन्नई के डॉक्टर बी बाबू मदद, जिन्हें वे पेपर में कार्य करते। प्रयोगों में उन्होंने कम घनत्व वाले पॉलीएथाइलीन पर माइक्रो एल्गा का परीक्षण किया। चादरों में जो गिरावट के लिए अत्यधिक है सरल अणु। हमने देखा कि पृथ्वी शैवाल अफ्रीकैनम ने
एंजाइम हार्मोन और कुछ पॉलीसेकेराइड का उत्पादन किया, जो धीरे धीरे चादरों को नीचा दिखाते हैं और बहुलक संरचनात्मक खंडा जाती है और यह मोनोमर्स प्रोफेसर दिनों तक पॉलीएथिलीन शीट शैवाल माया के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप के तहत चादरों की सामग्री में विपतन खांच लगे गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रम बाद उन्होंने पाया कि तरणात्मकता पर तैरने वाला तरल पदार्थ में बड़ा सूक्ष्म शैवाल विभिन्न प्रकार के पॉलीसाइड एंजाइम साइन विषाक्त पदार्थ का उत्पादन हार्मोन जो बहुलक शीट पॉलीमर बॉन्ड के साथ क्रिया करते हैं और सरल मोनोमर्स देते हैं, जिसका वितरण का वातावरण में हानिकारक प्रभाव नहीं। अपने विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर की सुविधाओं का इस्तेमाल किया। शोधकर्ता इस तकनीक को एक पायलट पैमाने पर और अंत में बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिए उद्योग के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे। इसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है IAO हैनले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। IAO हैनले एक आशाजनक खगोलीय वेधशाला। हाल के एक अध्ययन के अनुसार लद्दाख में लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO विश्व स्तर पर आशाजनक वेधशालाओं में से एक बन रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि यह अधिक स्पष्ट रातों, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, पृष्ठभूमि एरोसोल एकाग्रता, अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय स्थिति और निर्बाध मानसून के लाभों के कारण है। शोधकर्ताओं ने उपग्रहों से 21 साल के डेटा के साथ साथ 40 साल से समय तक आत्मसात और अवलोकन से संयुक्त पुनर्विश्लेषण डेटा का उपयोग किया। अध्ययन ने दैनिक आधार पर विभिन्न खगोलीय उपयोगों जैसे फोटोमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अवलोकन योग्य रातों की गुणवत्ता को वर्गीकृत किया। उन्होंने हनले और मरक लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO और भारत में देवसल नैनीताल, चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अली वेधशाला, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी बड़े टेलीस्कोप, टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला के लिए डेटा सेट का विश्लेषण किया और चिली में पैरानल और मेक्सिको में राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु के डॉक्टर शांत कुमार सिंह निगोम्बम के नेतृत्व में शोध रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित किया गया है। उन्होंने चिली में परनाल को एक वर्ष में लगभग 87% स्पष्ट रातों के साथ स्पष्ट आसमान के मामले में सबसे अच्छी साइट के रूप में पाया। IAO हनले और अली वेधशालाएं जो एक दूसरे से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित हैं, स्पष्ट रात के समान के मामले में एक दूसरे के समान। उन्होंने पाया कि उपमहाद्वीप के अन्य स्थलों की तुलना में देवस्थल में रातों की संख्या थोड़ी अधिक है, लेकिन हाल में लगभग 3 महीने मानसून से प्रभावित थे। हालांकि 2M हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप से IAO हनले में रात का अवलोकन मानसून के कारण बिना किसी रुकावट के पूरे वर्ष संभव है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है टफर देन इट लुक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कांच को कैसे सख्त बनाया जा सकता है। मोलस्क के गोले की आंतरिक परत से प्रेरित होकर मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा के वैज्ञानिकों ने मजबूत और सख्त कांच विकसित किया है। सामग्री प्रभाव पर बिखरती नहीं है और इसमें प्लास्टिक का लचीलापन होता है। भविष्य में सेल फोन स्क्रीन को बेहतर बनाने के संभावित उपयोग हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पारदर्शी कंपोजिट बनाने के लिए पॉलीमिथाइल मैथेक्रिलेट PMMA के साथ ग्लास फ्लेक्स को मिलाया और सेंट्रीफ्यूज किया। ऑप्टिकल स्पष्टता बढ़ाने और इसे कांच के बराबर बनाने के लिए PMMA के अपवर्तक सूचकांक को बदलने के लिए कांच के गुच्छे को डोपिंग करके एक पारदर्शी समग्र बनाया गया था। विश्वविद्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नई सामग्री न केवल सामान्य कांच की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत है, बल्कि 5 गुना अधिक फ्रैक्चर प्रतिरोधी भी है। रिलीज में कहा गया है कि निर्माण विधि मजबूत और स्केलेबल है और मिश्रित विभिन्न अनुप्रयोगों में से एक ग्लास विकल्प साबित होता है। वैज्ञानिकों ने नया ग्लास और एक्रिलिक मिश्रित सामग्री बनाई जो मोती की मां की नकल करती है। नैक्रे में एक कठोर सामग्री कठोरता और एक नरम सामग्री का स्थायित्व है, क्योंकि यह चाक जैसे पदार्थ के कड़े टुकड़ों से बना होता है जो नरम प्रोटीन के साथ सरित होते हैं जो अत्यधिक लोचदार होते हैं। शोधकर्ताओं ने कांच के गुच्छे और एक्रिलिक की परतों का उपयोग करके नैक्रे की वास्तुकला नकल के साथ समाप्त जाती। अगली न्यूज का टाइटल है
कोरल माइक्रोबायोम जो कि स्नैपशॉट के अंदर है। तो स्नैपशॉट की अगली न्यूज है जिसका हिंदी में टाइटल हो गया कोरल माइक्रोबायोम। चलिए इसे पढ़ते हैं। पेन स्टेट के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन के अनुसार बैक्टीरिया, कवक और वायरस जिनमें कोरल के माइक्रोबायोम शामिल हैं को ग्लोबल वार्मिंग का विरोध करने और ब्लीचिंग से बचने के लिए कोरल की क्षमता में भूमिका निभा सकते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस अध्ययन में कोरल की 3 प्रजातियों का अवलोकन किया गया। उथले पानी का तारा मूंगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, घुंडी, मस्तिष्क मूंगा और पहाड़ी तारा मूंगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है विस्कर टेल्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। मूंछ की दास्तां। यूके के एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में बिल्लियों की मूंछों की जांच से पता चलता है कि उनका अधिकांश भोजन लगभग 96% घर पर उपलब्ध कराए गए भोजन से आता है। केवल 3 से 4% जंगली जानवरों के शिकार से आता है। इसमें मूंछों को काटना और स्थिर समस्थानिकों के अनुपात के लिए उनका अध्ययन करना शामिल था। अध्ययन इंगित करता है कि यह भूख की बजाय शिकारी प्रवृत्ति है जो बिल्लियों को शिकार करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है रिलायंस फ्लोट्स यूएई आर्म फॉर ट्रेडिंग इन ऑयल पेट्रो प्रोडक्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। रिलायंस ने तेल पेट्रो उत्पादों के व्यापार के लिए यूएई शाखा खोली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और कृषि वस्तुओं के व्यापार के लिए संयुक्त अरब अमीरात में एक नई सहायक कंपनी को शामिल किया है। रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड RINL को अबू धाबी ग्लोबल मार्केट संयुक्त अरब अमीरात यूएई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। RIL ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। RIL ने फाइलिंग में कहा कंपनी ने रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रत्येक $1 के 10 लाख इक्विटी शेयरों में 7.42 करोड़ रुपए या $1 मिलियन नगद में निवेश है। योजनाएं जून में एक घोषणा का पालन करती हैं कि भारतीय समूह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की परियोजनाओं में निवेश करेगा ताकि उन रसायनों का उत्पादन किया जा सके जिनका उपयोग बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता वस्तु के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि RINL को दूसरों के भी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल्स और कृषि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए शामिल किया गया है। RINL ने अभी तक अपना व्यवसाय संचालन शुरू नहीं किया है। RINL में निवेश संबंधित पार्टी के लेन देन के अंतर्गत नहीं आता है और प्रमोटर समूह की कंपनियों RINL में कोई दिलचस्पी नहीं। इसमें कहा गया है कि निवेश के लिए किसी सरकारी या नियामक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL गुजरात के जामनगर में के सबसे बड़े तेल परिसर का संचालन करते हैं और देश कई पेट्रोकेमिकल इकाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन परिसर का संचालन करती है जो कहाँ है, गुजरात के जामनगर में, और देश में इसकी कई पेट्रोकेमिकल इकाई। इसी के साथ ये समाप्त है। उसका टाइटल है इंडिया जनरेटिंग मीनिंगफुल व्यूज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। यूट्यूब के लिए सार्थक विचार पैदा कर रहा भारत। यूट्यूब शॉर्ट जिसे 1 साल पहले इंस्टाग्राम रील और टिकटॉक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पेश किया गया था, भारत से आने वाले सार्थक हिस्से के साथ दैनिक आधार पर वैश्विक स्तर पर 15 बिलियन व्यूज पैदा कर रहा है। सत्य राघवन डायरेक्टर हैं यूट्यूब कंटेंट पार्टनरशिप इंडिया के, तो उन्होंने ऐसा कहा। शॉर्ट्स जो अभी बीटा चरण में है का पहली बार पिछले साल भारत में अनावरण किया गया था और बाद में इसे अन्य बाजारों में पेश किया गया था। श्री राघवन ने द हिंदू को बताया, हमने वास्तव में रचनाकारों की एक नई नस्ल देखी है जो शॉर्ट्स के लॉन्च के साथ ही मंच पर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उस प्रक्रिया में बहुत सारे मौजूदा रचनाकारों ने भी अनुकूलित किया है। शॉर्ट्स को आपको मक्खी पर एक वीडियो बनाने की अनुमति देता है। इसने बहुत सारे लोगों के लिए सृजन को बहुत आसान बना दिया है। शॉर्ट्स के लिए एक मुद्रीकरण मॉडल बनाने के पहले चरण में, जहां फर्म अभी तक विज्ञापन नहीं चलाती थी, यूट्यूब ने हाल ही में 2022 में वितरित $100 मिलियन के फंड की घोषणा की थी जिससे पात्र निर्माता भुगतान का दावा कर सकते हैं। श्री राघवन ने कहा कि यूट्यूब के लिए भारत में चैनलों की संख्या में 1 लाख रुपए और उससे अधिक का राजस्व जून तक साल दर साल 60% से अधिक बढ़ गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है
DOT amends लाइसेंस नॉर्म्स टू ईज पेनाल्टीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। DOT ने दंड को कम करने के लिए लाइसेंस मानदंडों में संशोधन किया। DOT ने लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए लाइसेंस मानदंडों में संशोधन किया है। इस कदम से दूरसंचार क्षेत्र पर वित्तीय बोझ कम होने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विभाग अब लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य वैधानिक देय राशि के भुगतान में देरी के लिए भारतीय स्टेट बैंक की उधार दर MCLR की 1 साल की सीमांत लागत से 2% अधिक ब्याज वसूल करेगा और ब्याज सालाना चक्रवृद्धि होगा। इससे पहले टेलीकॉम फर्मों को SBI के 1 साल के MCLR से ऊपर 4% ब्याज देना पड़ता था और ब्याज मासिक चक्रवृद्धि था। दूरसंचार विभाग DOT ने उस लाइसेंस खंड को भी हटा दिया है जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क के लिए किए गए कम भुगतान के 50% के बराबर जुर्माना लगाया गया था। तो इसी के साथ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति होती है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।